अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो मैथमेटिकल फ्लूइड मैकेनिक्स MTH 642 के टॉपिक नंबर 101 को रीड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे है नॉन डायमेंशनलाइजेशन ऑफ इक्वेशन। हमने डायमेंशन जो है वो देखी है, ऊपर पढ़ा है हमने, ठीक है। अब हमने पढ़ना है नॉन डायमेंशनलाइजेशन, यानी इक्वेशन को हमने नॉन डायमेंशनलाइजेशन कैसे करना है, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगी और उसको हमने नॉन डायमेंशनल करना है, ठीक है। अब देखिए, लेट्स आपने जो याद हो, आपने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी थी कि P प्लस हाफ रो वी स्केयर प्लस रो जी जी इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। जब आपने उनकी डायमेंशन फाइंड आउट की थी तो आपके पास क्या निकला था, सेम तीनों की, प्रेशर की भी, रो वी स्केयर की भी और रो जी जी की भी आपके पास क्या डायमेंशन निकली थी, LM-2 आया था, ठीक है। सेम डायमेंशन निकली थी। अब हमारे पास जो यहाँ पे भी है, उन्होंने दिया हुआ, आप देख सकते हैं, ये येलो जो टेबल है, द नॉन डायमेंशनलाइजेशन बर्नौली इक्वेशन। अब अगर आपके पास देखिए P प्लस हाफ रो वी स्केयर प्लस रो जी जी इज इक्वल टू C, यानी कांस्टेंट, ठीक है। जब हम इसको प्रेशर इन्फिनिटी के साथ, जब जो टर्म है ये, तो इसको हम प्रेशर इन्फिनिटी के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इनकी जो है वो सेम जो है वो डायमेंशन निकलेगी, यानी 1 यूनिटी आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन डायमेंशनलाइजेशन जगह। अब यूनिटी कैसे है, ये कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास जो इसकी जो डायमेंशनल है P इंफिनिटी और जो ऊपर जो हमारे पास गिवन टर्म है, ये जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि सेम डायमेंशनलाइजेशन है ये, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, 1 आ जाएगा, यानी यूनिटी आ जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं कि नॉन डायमेंशनलाइजेशन फॉर्म ऑफ द बर्नौली इक्वेशन इज फाउंड बाय डिवाइडिंग ईच एडिटिव टर्म बाय अ प्रेशर, हियर वी यूज P इंफिनिटी। तो उन्होंने वही बात बताई है कि जो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन जो गिवन है, उसको हम जब नॉन डायमेंशनलाइजेशन बनाएंगे तो हमने क्या करना है, P इंफिनिटी, यानी प्रेशर है ये, लेकिन हम इसको यूज करेंगे P इंफिनिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उससे हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो नॉन डायमेंशनल हो जाएगा, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे आपके पास है डी स्केयर जी ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस जी। ये आपके पास एक मोशन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और ये माइनस जी जो है, ये आपको पता है जी की जो माइनस क्यों आता है आपके पास, ये जो है वो डाउनवर्ड हमारे पास जो होते जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी के साथ हमारे पास माइनस इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास कोई भी जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, अगर हम ऊपर से उसे गिराते हैं तो वो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ मूव ऑन होता है, तो हमारे पास जो है वो माइनस का साइन आता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखें डायमेंशनल रिजल्ट। तो ये आपके पास ये जो डी स्केयर जी ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस जी है, इसको डबल इंटीग्रेट करने से आपके पास ये जो है वो सोल्यूशन आया। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। स्टूडेंट आप देख सकते हैं डी जी स्केयर ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस जी। आपने दोनों बोथ साइड्स पर जो है वो इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, ठीक है। तो आपने इंटीग्रेशन दिया डी जी स्केयर ओवर डी टी स्केयर डी टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट जी डी टी आ गया। जब आपने इंटीग्रेट किया तो डी जी ओवर डी टी आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस जी टी आ जाएगा और प्लस एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी, हम इसको ले लेते हैं W0 ले लेते हैं। फिर आपने इसी इक्वेशन को फिर अगेन आपने इंटीग्रेट करना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी जी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस जी इंटीग्रेशन टी डी टी प्लस, और आपके पास ओमेगा नॉट जो था उसके भी आपने जो है वो इंटीग्रेट करना है उसको, ओमेगा नॉट डी टी इंटीग्रेट, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू -1/2। टी जो है आपके पास टी का स्केयर आ जाएगा तो आपके पास 1/2 भी आएगा, तो -1/2 जी टी स्केयर प्लस W0 प्लस एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी Z0। ये आपके पास जो है वो इसको डबल इंटीग्रेट करने से आपका जो है वो सोल्यूशन निकल आया, ठीक है। तो ये सिंपल से आपके पास डेरिवेशन थी जो मैंने आपको जो है वो एक समझा दी है। आई होप सो कि आपको जो है वो इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है कि ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन अ वैक्यूम। एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपके पास फॉल हो रहा है वैक्यूम में, तो वर्टिकल वेलोसिटी इज ड्रॉन पॉजिटिवली। जो आपके पास जो वेलोसिटी है वो ड्रॉन हो रही है, ठीक है, पॉजिटिवली। और सो W लेस देन 0 फॉर अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास W होगा यानी वेट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से लेस देन हो जाएगा। सो हमारे पास जो है मतलब किस वजह से होगा, क्योंकि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल हो रहा है, ठीक है, वर्टिकली। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि W इज इक्वल टू, हमारे पास ये डायग्राम है, W इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द Z डायरेक्शन। जो W हमारे पास है वो कहते हैं कि आपके पास जो है वो Z डायरेक्शन का एक वेलोसिटी में जो Z डायरेक्शन हो रही है तो वहाँ पे उसका एक कंपोनेंट है। और Z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है। G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन द नेगेटिव Z डायरेक्शन। अगर देखिए आपको पता है कि Z डायरेक्शन Z जो है वो आपके पास वर्टिकल होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ। जब हमारे पास Z ऊपर की तरफ होगा तो हमारे पास ग्रेविटेशन क्या होगी, उसकी अपोजिट होगी, यानी डाउनवर्ड होगी, ठीक है। अगर हमारे पास जी जो है वो अपवर्ड है तो जी हमारे पास क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, इसलिए जो है वो हमारे पास जी के साथ नेगेटिव साइन आता है। क्लियर दैट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 102 है कि नॉन डायमेंशनलाइजेशन इक्वेशन
3 डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होता है? डायमेंशनल क्वांटिटीज दैट चेंज आर वेरी इन द प्रॉब्लम, एग्जांपल z डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड t डायमेंशन ऑफ t। वो कहता है कि हमारे पास वो क्वांटिटी जो आपके पास चेंज होती है, ठीक है, जैसे जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होता है वैसे वैसे वो जो है चेंज होती है, तो हमारे पास वो क्या होता है? डायमेंशनल वेरिएबल होता है। वेरी का मतलब ही चेंज होना होता है, ठीक है, वेरी। इसके बाद आपके पास जैसे एक एग्जांपल z है, जैसे लेंथ की डायमेंशन है, जैसे आपके पास लेंथ की डायमेंशन जो है वो भी चेंज होती है, और जो टाइम की डायमेंशन है वो भी आपके पास जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या होता है? डायमेंशन वेरिएबल होता है। वो क्वांटिटी जो आपके पास जो है वो चेंज होती है डायमेंशन वेरिएबल कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन डायमेंशनल और डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स, ठीक है। एक ही बात है, डायमेंशनल बोल दे, नॉन डायमेंशनल बोल दे, या फिर डायमेंशन लेस बोल दे, ठीक है। क्वांटिटीज दैट चेंज आर वेरी इन द प्रॉब्लम बट हैव नो डायमेंशंस। अब इसमें हमारे पास क्या मसला है? डायमेंशनल वेरिएबल्स में तो था कि चेंज होती है, ठीक है, लेकिन उसकी जो है वो एग्जाम्पल बताए थे कि जैसे लेंथ की डायमेंशन है और टाइम की डायमेंशन है, लेकिन वो चेंज भी होती है और क्वांटिटी चेंज भी होगी, और लेकिन उसकी जो है वो डायमेंशंस भी होती है डायमेंशनल में। लेकिन नॉन डायमेंशनल में क्या होता है? हमारे पास चेंज भी होती है लेकिन हमारे पास इसकी डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशनल वेरिएबल में चेंज होती है, डायमेंशन भी होती है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या फर्क है? चेंज होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। जैसे कि हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन है, मेजर्ड इन अ डिग्री, आर रेडियस, विच आर डायमेंशन लेस यूनिट्स। लेट्स सपोज मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने जो है वो एक ये बनाया हुआ है, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। जो मैंने आपको ब्लू एरो मैंने दिखाया कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाता है तो मूव ऑन होता है, तो आपके पास जो है वो डिस्टेंस जितना जो है वो डिस्टेंस जो उसका जितना होता है जो पास आउट करता है वो थीटा होता है, ठीक है। अब थीटा की आपको पता है कि इसकी डायमेंशन नहीं होती। इसने डिस्टेंस तो किया, इसने फासला तो आगे किया अपना, लेकिन जो है वो इसकी डायमेंशन नहीं होती थीटा की। सो हमारे पास इसकी एग्जांपल भी ये है कि एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कि कोई भी ऐसी बॉडी जो कि रोटेट कर रही है उसका एंगल हो गया मेजर्ड इन डिग्री, जैसे कि आपके पास कोई डिग्री है उसको मेजर करना, या फिर आप कहते हैं कि रेडियंस, ये विच आर डायमेंशनलेस यूनिट्स, इनके जो है ये यूनिट्स नहीं होते और ये डायमेंशनलेस होती है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है डायमेंशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो वाइल डायमेंशनल रिमेन्स कांस्टेंट। वो कहते हैं कि आपके पास डायमेंशनल कांस्टेंट को आपको पता है ऐसी चीज जो आपके हर हालत में वक्त के साथ साथ हो, वक्त बदलता है या टाइम चेंज होता है, ये नहीं होता, आपके पास जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। लेट्स सपोज आपके पास जी है, जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है। अब आपके पास जो है ये इसकी एक डायमेंशन भी है और ये क्या है? एक कांस्टेंट भी है। क्लियर। ये हमारे पास हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, आप पैरामीटर्स को जरा थोड़ा बाद में करते हैं, हम पहले प्योर कांस्टेंट को पढ़ते हैं क्योंकि कांस्टेंट के साथ इनका थोड़ा थोड़ा फर्क है, मैं आपको वो समझा देती हूँ। डायमेंशनल कांस्टेंट का मैंने आपको बताया है कि डी जी की वैल्यू जो एक कांस्टेंट होती है हर पॉइंट पे 9.8, और इसका जो है वो डायमेंशन भी है वो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप देखिए कि प्योर कांस्टेंट क्या होता है। द कांस्टेंट हाफ एंड द एक्सपोनेंट 2 इन फॉलोइंग इक्वेशंस। अदर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ प्योर कांस्टेंट्स आर पाई एंड ई, यानी एक्सपोनेंशियल। अब वो कहते हैं कि प्योर कांस्टेंट वो होता है जिसमें हमारे पास जो है वो कांस्टेंट तो होती है, वैल्यूज तो कांस्टेंट होगी, बट उसकी डायमेंशन नहीं होती। क्लियर। डायमेंशन नहीं होगी, वैल्यूज जो होगी वो कांस्टेंट होगी। जैसे आपके पास पाई है, पाई की वैल्यू 3.14, बट इसकी आपके पास जो है वो डायमेंशन नहीं है। ई है, ई किसको कहते हैं? एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है? 2.71828, लेकिन इसकी जो है वो आपके पास डायमेंशन नहीं होगी। क्लियर। अब हम देखते हैं पैरामीटर्स। रेफर टू द कंबाइंड सेट ऑफ डायमेंशन वेरिएबल्स, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स एंड डायमेंशन कांस्टेंट इन द प्रॉब्लम। पैरामीटर्स वो होते हैं जब आप एक डायमेंशन वेरिएबल्स आपने पढ़ा, नॉन डायमेंशन वेरिएबल्स और डायमेंशनल कांस्टेंट, इन तीनों को जब आप साइड पे कर देंगे, एक साइड पे लिखेंगे, एक साइड में मतलब इसको एक ही जगह पे ये जो है वो डिफाइन होंगे, तो आप जो है वो उसको क्या कहेंगे? पैरामीटर्स कहेंगे। क्लियर। स्टूडेंट्स टॉपिक नंबर 103 की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है नॉन डायमेंशनलाइजेशन ऑफ इक्वेशन 4। तो आप देख सकते हैं कि नॉन डायमेंशनलाइज एन इक्वेशन we need to select scaling parameters based on the primary dimensions contained in the original equation। वो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो नॉन डायमेंशनल इक्वेशन में हमें जरूरत होती है एक स्केलिंग पैरामीटर्स की, ठीक है। यानी जो आपके पास जो डायमेंशन होती है उसको आपने जब नॉन डायमेंशनल बनाना होता है उसके लिए आपको किसी न किसी चीज़ की तो जरूरत पड़ती है ना। तो आपको जो जरूरत पड़ती है नॉन डायमेंशनल करने के लिए, तो वो एक स्केलिंग पैरामीटर्स होता है जो आप उसको यूज करते हैं, तो आपके पास जो डायमेंशन होती है वो नॉन डायमेंशनल हो जाती है।
अब आपको पता है जो आपके पास ये जो है बेस्ड करती है ऑन द प्राइमरी डायमेंशंस कंटेंट इन द ओरिजिनल इक्वेशन। जो आपके पास एक इक्वेशन होती है, जब आप उसको नॉन डायमेंशनल करते हैं तो आपके पास जो स्केलिंग पैरामीटर्स होते हैं उनको जो है वो यूज करते हैं, और वो किस बेस पर करते हैं, आप प्राइमरी डायमेंशन जो आपके पास 7 प्राइमरी डायमेंशन आपने ऊपर रीड किए हैं तो उनकी जरूरत पड़ती है। जैसे आपके पास टाइम था, मैथ था, ठीक है, टेम्परेचर था, तो इस तरह आपके पास जो चीजें थी वो आपके पास जो 7 प्राइमरी डायमेंशन थी। तो अब आपने जो है वो तमाम यूज नहीं करनी, आपने जो है वो सम जो है वो प्राइमरी डायमेंशंस को यहाँ पे यूज करना है। प्राइमरी डायमेंशंस ऑफ ऑल पैरामीटर्स आपके पास जो जी है इक्वल है एल के, ठीक है। टी बराबर हो गया हमारे पास टी के, जी नॉट इज इक्वल टू एल, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एल ओवर टी एंड जी इज इक्वल टू एल ओवर टी स्क्वायर। तो अब आपके पास नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। आपके पास एक वेरिएबल जब आप जो है अच्छा आपके पास आपको पता है जब नॉन डायमेंशनलाइज करते हैं आप, वो आपके पास जो है वो एक स्टेरिक आ जाता है किसी भी वेरिएबल पे। अब जब आपके पास एक वेरिएबल गिवन है और आप उसके डायमेंशन से ही उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स। अब यहाँ पे देखें जी स्टेरिक है, ये तो जी स्टेरिक का मतलब होता है कि नॉन डायमेंशनल वेरिएबल है ये। इक्वल जी हमारे पास एक वेरिएबल है और जी नॉट जो है वो इसकी डायमेंशन है जी वेरिएबल की, ठीक है। जब हम किसी वेरिएबल को उसकी डायमेंशन से उसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नॉन डायमेंशनल वेरिएबल आ जाएगा। और इस तरह आप टी के लिहाज से, टाइम के लिहाज से आप देख सकते हैं डब्ल्यू नॉट टी ओवर जी नॉट आ जाएगा। अब आपके पास डी जी स्केयर ओवर डी टी स्केयर है इज इक्वल टू, अब आपके पास जो है वो जी स्टेरिक की भी वैल्यू है और टी स्टेरिक की भी वैल्यू है। तो अब आप देख सकते हैं कि डी स्केयर इंटू जो आपके पास वेरिएबल है आप उसको जी नॉट इंटू जी नॉट और जी स्टेरिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप क्या करेंगे जी को वैल्यू निकालने के लिए आपने जो है वो जी नॉट को उधर ले जाएंगे, ठीक है। नॉन डायमेंशन वेरिएबल्स में आप चेक कर सकते हैं, जी नॉट को जब उधर ले जाएंगे तो आपके पास जी स्टेरिक और जी नॉट आ जाएगा जी की वैल्यू में। तो आपने जो है ये डी स्केयर जी इंटू डी टी स्केयर आपके पास जो गिवन है यहाँ पे जी की वैल्यू पुट कर देनी। इसी तरह आपने टी स्टेरिक जो इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट टी ओवर जी नॉट की वैल्यू निकली है तो आपने टी की वैल्यू यहाँ से निकालनी और यहाँ पे जो है वो पुट कर देंगे। जब आप इसको पुट कर देंगे, सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास जो है वो माइनस जी ही आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो माइनस जी है आपके पास यहाँ पे जो है यानी -1 और जी है, ठीक है। आप क्या करेंगे, -1 इधर ही रखेंगे और जी को जो है वो आप लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, आपके पास जो लेफ्ट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो डी नॉट स्क्वायर ओवर जी नॉट डी स्क्वायर जी स्क्वायर ओवर डी टी स्टेरिक स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। क्लियर। अब आपके पास है प्रोड नंबर। प्रोड नंबर क्या होता है, एफ आर इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ओवर जी नॉट अंडर रूट। अब जो है वो आप आगे देखते हैं कि इन अ टिपिकल फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम द स्केलिंग पैरामीटर्स यूजुअली इंक्लूड कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। जो हम स्केलिंग पैरामीटर्स के लिए जो हम यूजुअली जो हमारे पास उससे कैरेक्टरिस्टिक जो इंक्लूड होती है वो कौन कौन सी होती है, एक तो लेंथ होती है, उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी वी होता है, लेंथ एल हो गया, और एंड रेफरेंस प्रेशर डिफरेंस जो हमारे पास जो प्रेशर डिफरेंस है वो पी नॉट माइनस पी इन्फिनिटी होगी। तीन चीजें हमारे पास होगी, एक लेंथ होगी, वेलोसिटी होगी और प्रेशर डिफरेंस हो गया। ये तीनों चीजें हैं जो हमारे पास जो है वो इंक्लूड होती हैं स्केलिंग पैरामीटर्स को यूजुअली उसमें इस्तेमाल होने के लिए। अदर पैरामीटर्स एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, जो दूसरे हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे डेंसिटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू द प्रॉब्लम एज वेल। क्लियर। टिपिकली फ्लूइड फ्लो में तो हमारे पास 3 होते हैं, ये आपने याद रखना है, 3 होते हैं। कौन कौन से, लेंथ, वेलोसिटी एंड प्रेशर डिफरेंस। जबकि दूसरे पैरामीटर्स जो होते हैं हमारे पास वो हमारे पास होते हैं डेंसिटी, विस्कोसिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आगे हम देखते हैं द प्रोड नंबर इज इंपॉर्टेंट इन फ्री सरफेस फ्लोज सच एज फ्लो इन ओपन चैनल्स। आपको पता होना चाहिए कि जो फ्री प्रोड नंबर है ये हमारे पास एक अहम जो है वो चीज है इन फ्री सरफेस फ्लोज में, जो कि आपके पास सच एज फ्लो इन ओपन चैनल्स होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम गिवन है। आपके पास एक जो पानी का बहाव है आपके पास जो है वो यहाँ से लेफ्ट साइड से होता हुआ आपके पास जो है वो घूमता हुआ जो है वो राइट साइड की तरफ जो है वो निकल जाता है। आपके पास यानी एक ओपन चैनल है, ठीक है। ये आपके पास एक प्रोड नंबर की भी आपके पास जो यहाँ से इक्वेशन निकलती है। तो शोन हियर इज फ्लो थ्रू स्लाइस गेट, जो है वो कहते हैं कि आपके पास एक स्लाइस गेट भी आपको शो हो रहा है जहाँ से जो है वो पानी वहां से नहीं गुजरता, ठीक है। वहां पे मतलब रुकावट आ जाती है, लेकिन जो इसका पासिंग आउट जो एरिया बनाया हुआ है वहां से ही पानी गुजरेगा। बाकी जो एरिया जिसका जो है वो रुकावट बनाई हुई स्लाइस गेट बनाया हुआ है तो वहां से जो है वो पानी रुक जाएगा। द फ्लड नंबर अपस्ट्रीम ऑफ द स्लाइस गेट इज FR1 इज इक्वल टू V1 GY1 अंडर रूट और FR2 इज इक्वल टू V2 अंडर रूट GY2 अंडर रूट डाउन स्ट्रीम ऑफ द स्लाइस गेट, ठीक है। वो कहते हैं कि आपके पास जो अपस्ट्रीम ऑफ द स्लाइस है वो आपके पास FR1 होगा और इसकी इक्वेशन जो बनती है, और जो आपके पास डाउनवर्ड स्ट्रीम होगी वो क्या होगी, FR2 इज इक्वल टू V2 अंडर रूट GY2 अंडर रूट। क्लियर। अब आपके पास नॉन डायमेंशनलाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास स्लाइस गेट थी ना, अपवर्ड जो होता है आपके पास FR1 वाला और डाउनवर्ड जो हो गया वो आपके पास FR2 निकल आएगा, ठीक है।
अब नॉन डायमेंशनलाइजेशन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? डी स्टेरिक ओवर डी टी स्टेरिक स्केयर इज इक्वल टू -1 ओवर एफ आर का स्केयर। और नॉन डायमेंशनल रिजल्ट आप जब यहाँ से इसकी निकालेंगे, जाहिर सी बात है आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, डबल इंटीग्रेट करेंगे आप, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे आपके पास 1 + टी स्टेरिक -1 ओवर 2 एफ आर स्केयर टी स्टेरिक स्केयर आ जाएगा। टॉपिक नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन की पैरामीटर्स इन द प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाइड। जो आपके पास जो पैरामीटर्स हैं आप उनको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपके पास रिलेशनशिप गिवन है। द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन अ नॉन डायमेंशनलाइजेशन, जो आपके पास नॉन डायमेंशनलाइजेशन पैरामीटर्स की जो नंबर है वो आपके पास लेस देन होते हैं किससे? नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द ओरिजिनल इक्वेशन। जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन होती है उससे लेस देन होती है नॉन डायमेंशनलाइजेशन इक्वेशन। क्लियर? कि आपने जो है वो डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना, आपकी जो है वो एमसीक्यूज के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो आपके पास एक एग्जांपल दी है, आप इसको जो है वो जरा इग्नोर कीजिएगा कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो टाइम वेस्ट है, तो हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बस थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता देती हूँ। ये आपके पास जो तीन जो है वो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट बॉक्सेस में आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन्स लगी हुई है। एक मतलब एक आप है या कोई बच्चा लगा ले, कोई भी है जो वो एक जगह पे खड़ा है, ठीक है, 2 मीटर पे खड़ा है, और आप जो है वो वहां से एक जो है वो स्टोन फेंकते हैं। जो आप स्टोन फेंकते पहले एक वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं, फिर दूसरी वेलोसिटी थोड़ा सा ऊंचा, मजीद ऊंचा फेंकते हैं, फिर तीसरी आप जो है वो हाइट ऊपर अपनी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यानी आपके पास जो है मैं आपको यहाँ पे जो है वो दिखा देती हूँ, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं हाइट जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये आपने पहले 2 से, फिर आपने 6 से, फिर 8 से ऊपर, फिर 10 से, 12 से, फिर जो है वो 15 से जो है वो आप जो है वो एक स्टोन को जो है फेंक रही हैं। आप चेक कर रहे हैं कि आपके पास कितना डिस्टेंस आ रहा है, 3 मीटर, फिर 6 मीटर की वेलोसिटी से नीचे जो है वो गिर रहा है, फिर आप देखते हैं 9 मीटर से, फिर 12 मीटर, फिर 15 मीटर। ये जितनी आप हाइट बढ़ा रहे हैं उतना जो है वो आपके पास डिस्टेंस से, इतनी वेलोसिटी से वो जो है वो स्टोन आपका नीचे डाउनवर्ड जा रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपके पास जो है वो एक पॉइंट है, आपने सिर्फ इस पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है। आपके पास सॉरी मैं कलर जो है वो दूसरा ले लेती हूँ। आप देखते हैं कि ये एक ही पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पे, और एक ही पॉइंट से वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ जो है वो उस स्टोन को फेंक रहा है। पहले थोड़ा हल्की डाउन से, फिर थोड़ा ऊंचा, फिर उससे ऊंचा, फिर उससे ऊंचा, आप जो है वो मुख्तलिफ वेलोसिटी के साथ फेंकते, तो आप देखते हैं कि जो है वो 2 मीटर सेकंड आता है पर सेकंड, फिर आपका दूसरे साइड पे दूसरे नंबर पे आता है 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10 सेकंड पे। अब थर्ड में आप देख सकते हैं, फॉर नंबर जो हम निकाल रहे हैं, आप थर्ड में देख सकते हैं कि ये जो है आपके पास एक ही पॉइंट से दोनों जो है वो लाइंस, ग्रीन एंड जो रेड लाइंस है, उन्होंने एक ही उससे जो पास आउट करवा रहे हैं, तो आपके पास जो है वो डिस्टेंस दिखा दिए, ठीक है। ये आपके पास जो है वो फ्रॉड नंबर निकाला हुआ। क्लियर जी? तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम जो है वो देखते हैं कि यहाँ से मतलब आपकी जो ये जो लाइंस होती हैं उनको ट्रैजेक्टर्स कहते हैं। आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ट्रैजेक्टर्स ऑफ अ स्टील बॉल फॉलिंग इन अ वैक्यूम, ठीक है, W0 फिक्स्ड एट 4 मीटर पर सेकेंड एंड Z0 फिक्स्ड एट 10 मीटर। और नेक्स्ट जो आपके पास देख सकते हैं कि ट्रैजेक्टोरीज ऑफ अ स्टील बॉल फॉलिंग इन अ वैक्यूम, ठीक है, और 7 से 12 A and B आर नॉन डायमेंशनलाइजेशन एंड कंबाइंड इन ऑन टू वन प्लॉट। उन्होंने जो तीसरे प्लॉट में उन्होंने बताया कि आपको दोनों जो आपकी ग्रीन और रेड लाइन्स वाली जो आपने ट्रैजेक्टरीज की हैं वो एक ही प्लॉट में जो है उन्होंने वो शो आउट करवा दी है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ओवरव्यू देना था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपके पास टॉपिक नंबर 105 में नॉन डायमेंशनलाइजेशन ऑफ इक्वेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शख्स जो है वो वहाँ पे ऊपर है, मून पर गया हुआ है, और वहां से जो है वो एक बॉल को फेंकता है, ठीक है। बॉल को उसका आप जो हैंड देख सकते हैं, उसका जो डिस्टेंस है, आप जहां से वो बॉल फेंकनी है उसने उस हैंड से लेके उसके अपने उसके जो है बॉडी से डिस्टेंस जो इसका है 2 मीटर का है, और आप जो है वो उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं द ग्रेविटेशन कांस्टेंट एट द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली अबाउट 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ, 1/6 यानी उसका मतलब आते एंड एस्ट्रोनॉट बोलते हैं जो चांद पर जाने वाले शख्स होते थे। ऑन द मून थ्रोज अ बेस बॉल एट एन इनिशियल स्पीड जो उसकी है 21 मीटर पर सेकंड एट अ 5 एंगल। जो उसका एंगल बनता है आप देख सकते हैं, जो जहाँ से वो बॉल को फेंक रहा है, जो मैंने येलो जो है वो लाइन लगाई है, वहां से फेंकने से लेके यहाँ तक जो उसकी जहाँ तक बॉल पहुंची हुई, यहाँ तक का जो इसका डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है, 5 एंगल, जो इसका एंगल है वो 5 डिग्री है। अबव द हॉरिजॉन एंड एट 2 मीटर अबव द मून सरफेस यूजिंग द डायमेंशन डेटा ऑफ एग्जांपल 7.3 शोन इन फिट क्लाउड। अब आपको देख सकते हैं इसका जो सोल्यूशन निकलता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑब्टेन ऑन अर्थ आर टू बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बेस बॉल टू फॉल द ग्राउंड ऑन द मून। assumption the horizontal thrust of the baseball is irrelevant to surface। यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखें आप,
यहाँ पे जो द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑन द मून इज, आपको पता है जो आपके पास जो अर्थ की होती है ना 9.8, वही आ जाके आपके पास जो है वो मून के भी नियरली इक्वल टू होती है। ठीक है, मून की भी जो ग्रेविटेशन जारी पता है उसने सरफेस जो अपनी मून पे जाके वो जब डालेगा तो वो मून पे ही आगे मून की सरफेस पे ही तो गिरेगा ना। तो आपके पास जो है वो जो अर्थ की होती है 9.8, तो सिमिलरली जो मून की भी ग्रेविटेशनल एक्स जो होगी वो भी आपके पास कॉन्स्टेंट ही होगी, 9.8 के नियरली इक्वल टू होगी, जो आपके पास 1.63 मीटर per square. Analysis the Froude number is calculated based on the value of g and the vertical component of initial speed. अब आपके पास W नॉट की वैल्यू क्या आती है 21 मीटर पर सेकेंड, और साइन आपके पास साइन थीटा है। ठीक है, वो थीटा आपके पास 5 डिग्री, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास 1.83 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब आपके पास फ्रॉड स्केल क्या आता है आपके पास, आपको पता है एफ और इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है W नॉट ओवर जी जी नॉट अंडर रूट होता है। ठीक है, आपके पास जब आप उसको बहुत सारे पे स्केयर लेंगे आपके पास क्या आ जाएगा एफ और स्केयर इज इक्वल टू W नॉट का स्केयर ओवर जी मून जी नॉट। आपके पास W नॉट की वैल्यू, जी नॉट की, जी मून की वैल्यू, जी नॉट की, जब आप इनको वैल्यूज पुट कर देंगे आपके पास 10.3 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फ्रॉड नंबर तो निकाले, अब आपने जो है वो टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए टी स्टेरिक जी नॉट ओवर W नॉट होता है। टी स्टेरिक की वैल्यू भी गिवन, आपके पास जी नॉट भी है, W नॉट जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास 3.01 आ जाएगा सेकेंड। आई होप तो स्टूडेंट आपको जो है मेरी लेक्चर की समझ आ गई हो कि अगर फिर भी कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।